ब्रह्मांड से भी पूर्व परम ब्रह्म ने जो है लिखा, आज के जीवन में तुम उतार दो। पंचविध महाकषाय बूटी बटी चूर्ण भस्म दे के आज रोगी को सुधार दो। ब्रह्मांड से भी पूर्व परम ब्रह्म ने जो है लिखा, आज के जीवन में तुम उतार दो। पंचविध महाकषाय बूटी बटी चूर्ण भस्म दे के आज रोगी को सुधार दो। ये वेद का जो ज्ञान है, जो रोग का निदान दे, वही तो वैद्य सर्व बुद्धिमान है। ये वेद का जो ज्ञान है, जो रोग को बिगाड़ दे, वही तो द्रव्य सर्व शक्तिमान है। बदलते इस युग में आज स्टेरॉइड्स की बड़ी मात्रा, जो बिक सके है उसकी ही दुकान है। ना पता तो ना सही, पर स्वास्थ्य से तू खेल नहीं, ये सत्य ही तो वैद्य का प्रमाण है। ऋषियों के तप से, महामुनियों के जप से, ये शास्त्र आर्यवर्त में प्रख्यात था। मुगलों के प्रहार से, अंग्रेजों के वार से, ये ज्ञान सदियों से अज्ञात था। आज ये जो वक्त है, रोगी जो अशक्त है, भूले ज्ञान को आज तुम आकार दो। बल्य कर्म के लिए मांस रस ना कहे, तो तक्र दुग्ध तैल के प्रकार दो। आयुर्वेद है प्रचंड, आयुर्वेद है प्रचंड। दुनिया एक पदार्थ, पंचभूत से ही अर्थ, दोष धातु मल से मानवी आकार है। जितना जाए उतना सेवन, ना पसंद तो ना हो भोजन, उपवास भी चिकित्सा प्रकार है। जैसे नीम और हल्दी, मध्य भी है औषधि, प्रकृति अनुसार तुम प्रमाण दो। स्वास्थ्य स्वस्थ है नहीं तो पंचकर्म ही करे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आयुर्वेद से उगी है सब पैथी, ये पढ़ने में सारी उम्र जाती। तू समझ आज या समझ कल, आयुर्वेद सालों से सबसे अचल। दुनिया में जो हो रही है रिसर्च और स्टडी, शास्त्रों में बताया है वो सारा ऑलरेडी। नो पैथोलॉजी ओनली, दोष प्रकोप, स्किन लेयर्स बताए बिना माइक्रोस्कोप। फॉलो आयुर्वेद, हो जा ओज सार, घुटपान से रसायन करना यार। बड़ा बीपी या पल्स शुगर, कैसे बनाऊं मैं जीरो फिगर। रख मेरे भाई तू थोड़ा सा सब्र, कर तू योगा रेगुलर। एंटीबायोटिक के बाद तुम एंटासिड भी लेते हो, एक के बाद एक गोली खाकर साइड इफेक्ट्स के भी पैसे देते हो। कितने घुसे इंट्राकैथ, कितने ठोके इंजेक्शन, कहीं सलाइन पे ही ना निकल जाए ये सारा जीवन। इसलिए मान ले एंशिएंट इंडियन साइंस ही है बेटा सबसे महान। थोड़ा और सुन ले तू इसके गुणगान। एंटी एजिंग के लिए खाओ च्यवनप्राश, वैक्सीन के साथ बच्चे को दो सुवर्णप्राश। गोली खा के तड़पे हम इतने बरस, बॉडी पे भी खाओ थोड़ा सा तरस। लो त्रिफला चूर्ण और गिलो इस वरस, बढ़ेगी इम्यूनिटी तो रहे वायरस। इसके पेटेंट चोर के फॉरेन करे प्रोटेस्ट, हमारा ज्ञान हमको बेचे बना के लेटेस्ट। इसलिए आयुर्वेद है बेटा सबसे बेस्ट, बाकी सारे छोटे पत्थर ये है माउंट एवरेस्ट। मर्क्यूरी इज पॉइजनस, मॉडर्न साइंटिस्ट ये बोले। इनकी बोलती बंद हो गई जब हमने रसकल्प के राज खोले। आपको लगेगा इस रैप में ये सब कुछ कह गया है, ये तो बस बूंद थी, पूरा समंदर रह गया है। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज हर तरफ दुनिया में एक ही बात चल रही है और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को लेकर यहाँ सब लोग चिंतित तो है ही, लेकिन इसके अलावा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए काफ़ी पॉइंट्स या कई तरीके नुस्खे ढूंढ रही है। लेकिन अभी तक कोई ना वैक्सीन है ना कोई कारगर दवाई साबित हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी पैथीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे एलोपैथी की, नेचुरोपैथी की, आयुर्वेदिक साइंसेस की बात करेंगे, यूनानी मेडिसिन की बात करेंगे। हम इसके ज़रिए भी अप्रोच करेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि ये कब तक, ये लॉकडाउन कब तक और उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है।
बातों ही बातों में याद आया कि आयुर्वेदिक साइंसेस जो है सबसे प्राचीन विद्या यहाँ पूरी दुनिया की, और करीब 5000 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, और तब से निरंतर ये विदाउट एनी चेंजेस ये आयुर्वेदिक सिस्टम चली आ रही है। आज हमारे स्टूडियो में हमने विश्वामृत आयुर्वेदिक दवाखाना के सर्वा डॉक्टर अनिल देशमुख को यहाँ आमंत्रित किया है, और इनसे हम जानेंगे कि कोरोना वायरस, इम्यूनिटी, ये सब इसके कैसे रिलेटेड है एक, और सेकेंडली इसको हम कैसे पार कर पाएंगे इस बीमारी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपको बता दूं कि ये आयुर्वेदिक आचार्य तो है ही, लेकिन डॉक्टर समीर जामग्नी के भी बहुत बड़े शिष्य रहे हैं, और उन्हीं के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सानिध्य में ये आज इस हद तक आ पाए हैं। सर, अभी मई 3 को लॉकडाउन कुछ हद तक हटा है, कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में, कुछ स्टेट्स में, और यहाँ पर जैसे ही ये लॉकडाउन कर्फ्यू हट गया तो फिर तुरंत लोग शराब की दुकानों में लाइन लगा दी। बराबर जी। तो अल्कोहल कितना डेंजरस है, कितना सेफ है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत ही सही सवाल पूछा है सर कि इतने लॉकडाउन में जैसी थोड़ी सी भी हमें मुभा मिल गई तो लाइनें लग गई, उस पर व्हाट्सएप पे अलग अलग मैसेज आ रहे, कॉमेडी हो रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए और सभी भारतीय नागरिकों के लिए, क्योंकि हम भारत को महाशक्ति बनाना चाहते हैं, बनाना भी चाहिए। तो वो योग के और आयुर्वेद के माध्यम से हम महाशक्ति बन सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद हमारे देश का है, जड़ी बूटी हमारे देश की है, तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। लेकिन अच्छे काम से पैसा कमा के उसका अच्छा ही होता है, ऐसा आयुर्वेद में है। आयुर्वेद के बारे में मध्य में तो ऐसा बोला गया है कि ये कुल का विनाश करने वाला होता है। आयुर्वेद में जो भी चीज़ बताइए सर, वो कभी गलत नहीं, इतना विश्वास हमारे शास्त्र के ऊपर हमें होना चाहिए। आप कभी भी हिस्ट्री निकाल लो, आयुर्वेद में ऐसा क्लियर कट लिखा है कि मद्य बिक्री का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यवसाय के बारे में आयुर्वेद में कभी बोला नहीं गया है कि आप ये व्यवसाय मत करो। सभी व्यवसाय अच्छे, लेकिन मद्य बिक्री के ही बारे में क्यों ऐसा बोला गया है, हमने सोचना चाहिए। क्योंकि बुद्धि लुम्पति यद द्रव्य मदकारी तदुच्यते, मतलब जो चीज जरूरत से ज्यादा मात्रा में पीने के बाद में हमारी बुद्धि का ही ह्रास हो जाता है, हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती है, उस पर हम डिपेंड हो जाते हैं, उसको मद्य बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद का ऐसा कहना है कि हर चीज नेचर की औषध है, मेडिसिन है, लेकिन कैसी प्रमाण में होना चाहिए। जैसा कि आयुर्वेद के आसव वरिष्ठ आपने सुने होंगे, दशमूला रिष्ट है, द्राक्षासव है, इसमें भी अल्कोहल का प्रमाण रहता है, लेकिन 9% से कम ही रहता है, और वो भी हम कम से कम 15 से 20 ml आफ्टर मील, खाना खाने के बाद में 2 बार देते हैं, लेकिन वो मात्रा में है, दवाई के डोज में है, तो उसका असर पेशेंट को ठीक करने के लिए हम करते हैं। लेकिन दवाई हो या कोई भी चीज हो, उसका डोज अगर ओवर हो गया तो निश्चित ही नुकसानदायक है। फॉरेन में ऐसा उधर यह है कि उधर तो बहुत ठंड रहती है, इसलिए उनको नॉनवेज और ये मद्य उनके देश के हिसाब से, वहाँ के वातावरण के हिसाब से उनको साथ में हो जाता है। साथ में नाम की एक चीज आयुर्वेद में बताई गई है कि जो हमें चीज की आदत पड़ जाती है, हमारे देश में मिलती है, तो वो व्यक्ति को तकलीफ नहीं देती है। लेकिन हमारे भारत जैसे देश में जहाँ इतना हाई लेवल का समर अभी शुरू हो गया है, और ऐसा उसमें और समर में आयुर्वेद में ऐसे जो पित्त को बढ़ाने वाली जो चीज है, उष्ण जो चीज पड़ती है, वो कदापि नहीं लेना चाहिए। ग्रीष्म ऋतुचर्या में आयुर्वेद में क्लियर कट आया है कि इस सीजन में मद्य नहीं लेना चाहिए, मतलब वो ज़्यादा नुकसानदायक ही है। तो इस चीज़ के ऊपर सभी भारतीय लोगों ने सोचना चाहिए, और हम आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे और इससे क्या मैसेज जाएगा, ये बहुत सोचने लायक बात है। ऐसा मैं समझता हूँ सर। जी जी सर, एक मुद्दे पर आते हैं, और वो ये है कि देश में, कोई भी देश में 3 वर्ग के लोग होते हैं, एक छोटे, एक जवान और एक बुजुर्ग लोग। तो मैं बात कर जवान को थोड़ी देर के लिए एक्सक्लूड कर दूंगा, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर वैसे भी स्ट्रांग रहता है। बच्चे 10 साल के नीचे या बुजुर्ग लोग जो है, इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या फल, सब्जियां वगैरह कहाँ तक कारगर साबित होती है? बहुत ही सवाल पूछा है सर आपने, बढ़िया। क्योंकि अभी जो लोग चिंता में है कि लॉकडाउन है, घर में है, और सबसे ज़्यादा चिंता जो है उनको अपने बच्चों की है। हमारा तो उम्र हो गया, लेकिन सामने अभी ये जो छोटे छोटे बच्चे, इसमें इनको, तो भारतीय लोगों को मेरा कहना है कि हमें कोई चीज़ से डरना नहीं है, रूल रेगुलेशंस फॉलो करना है। और आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जो मेन है कि हमारा जो बच्चों का जो हाजमा है उसको कभी बिगड़ने नहीं देना है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया। आयुर्वेद की जो बाड़ गुटी है वो आप करीबी वैद्य के सलाह से 1 महीने के बाद में 3 साल तक हम रेगुलरली दे सकते। सादी जो चीज़ें हैं, बीमारियां है, खांसी होना, पेट साफ नहीं होना, खाना हजम नहीं होना, ये सादी जो बेसिक चीज़ें हैं, तो आयुर्वेद का अगर बाल रोग तज्ञ
कोई है तो वो घरगुती जो इलाज है उसमें बाड़गुटी को सबसे मेन महत्व दिया गया है। तो वो हर घर घर में जिनके यहाँ पे छोटा बच्चा हो घर घर में बाड़गुटी रहना चाहिए और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी और एक चीज़ बताई गई है आयुर्वेद में बढ़िया, वो है कि जो 16 संस्कार करते हैं हम बच्चों के ऊपर, उसमें एक कर्णवेधन संस्कार आया है। तो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चों को कान का हम टुचाई करते हैं, तो ये दैवकुट छिद्र उसमें उसको दैवकुट छिद्र कहा गया है। वो अगर कान कर्णवेधन संस्कार करने से कम हम 80 से लेकर 90 बीमारियों में हम बच्चों की हम रक्षा कर सकते हैं, आयुर्वेद का ऐसा मानना है। दूसरी एक सादी सी जो चीज़ है, जो कोई भी सुवर्ण की चीज़ है, अंगूठी हो या कोई, तो उसमें हम पानी सिद्ध करके उबाल के उसी में अगर देने की आदत डालते हैं तो भी वो एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली गई है। आयुर्वेद में एक लेहन विधि भी है, कोई भी चीज़ घिस के च्यवनप्राश की जैसी चीज़ चटाना, उसको लेहन बोलते हैं। और अभी जो आजकल आप जो सुन रहे होंगे कि सुवर्ण प्राशन पूरे इंडिया में जिधर उधर फेमस हो गया है, तो कम से कम रेगुलर 6 महीने तक अगर हम पुष्य नक्षत्र के दिन अगर सुवर्ण प्राशन बच्चों को करते हैं शास्त्रोक्त ढंग से, तो निश्चित ही इम्यूनिटी जो बच्चों की बढ़ेंगी और बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि आर्टिफिशियल कितना हम लसीकरण देंगे, वैक्सीनेशन देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस और बहुत सारी सामने भी अलग अलग बीमारियां आएंगी। और आजकल जो बहुत सारी बीमारियां मिल रही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है और ऑटिज्म है, ये तो ओवर वैक्सीनेशन की वजह से भी अभी सामने ये डाटा आ रहा है। तो हमें नेचुरल चीज़ से कैसे इम्यूनिटी बढ़े, नेचुरल चीज़ में आयुर्वेद सबसे आगे है। पहले इसलिए बेसिक आयुर्वेद के जो है इसमें जाने तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं, या फिर आपके करीबी वैद्य की सलाह से हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रख सकते हैं। क्योंकि कोई भी केमिकल वाली चीज़ देना वो तो नुकसानदायक है। जितना नेचुरल रहेगा, वो कोई भी विटामिन रहे, प्रोटीन रहे या फिर कैल्शियम रहे, तो नेचुरल वे से जितना हमारे पेट में जाएगा तो उतना ही बहुत अच्छा है। ओल्ड एज में भी वैसा है कि बच्चों का जो उम्र होता है वो कफ का उम्र होता है, उसमें कफ ज़्यादा डोमिनेंट रहता है बच्चों में, इसीलिए उसका जो मेन मेडिसिन है वो बहुत सारी चीज़ें हम शहद के साथ दे सकते हैं। कफ का सबसे अच्छा जो मेडिसिन है शहद है, और ज़्यादा ही मात्रा में अगर कफ बढ़ गया तो उसको हम उल्टी करा के निकाल देते हैं, उसको वमन बोलते हैं। इसीलिए बच्चों में हमें कफ को नहीं बढ़ने देना है। कफ बढ़ गया तो मंदाग्नि हो जाएगा, डाइजेशन वीक हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। उसमें हार्ट डिसीज़ है, निमोनिया है, सर्दी खांसी, ईएनटी के सभी जो बीमारियां है वो सब कफ के अंडर में आती है, क्योंकि कफ का जो स्थान बताया गया है आयुर्वेद में, वो छाती के ऊपर में कफ रहता है, बीच में पित्त रहता है और कमर के नीचे वात रहता है। ओल्ड एज की अगर बात की जाए तो उनमें उनका उम्र जो होता है वात का उम्र होता है, और वात के लिए सबसे अच्छा जो मेडिसिन है वो कल ही हमने डिस्कस किया कि तेल सबसे अच्छा मेडिसिन है वात के लिए। इसीलिए रोज अभ्यंग करना, नींद अच्छे से लेना और दिनचर्या आयुर्वेद की ऋतुचर्या फॉलो करना, योगासन प्राणायाम करना और च्यवनप्राश जैसा एखादा टॉनिक है वो रेगुलरली लेना, खाने में घी और दूध जैसी चीज़ें रेगुलर लेना, और मौसम के हिसाब से जो अलग अलग फल मिलते हैं उसका भी सेवन मात्रा के हिसाब से अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पे मैं ऐसा समझता हूँ कि ओल्ड एज में भी हम हमारी तबीयत अच्छे से संभाल सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। फल बच्चों को देने के लिए लेकिन 10 बार सोचना है, क्योंकि बहुत सारे जो फल है कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, डाइजेशन को हेवी होते हैं। इसीलिए बच्चों को हमारे सर तो ऐसे बोलते हैं कि 9 साल तक हमने अगर बच्चों को अगर फल नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर इसने ये खाया, अमृत फल खा लिया, सीताफल खा लिया और तब से इसके पीछे पड़ गया। अगर आपको देना ही है बहुत ज़्यादा ही बच्चा अगर उसके पीछे पड़ गया तो आप शहद लगा के दो, या कोई ऐसा मेडिसिन उसके साथ में दो, पिंपड़ी या फिर ऐसा शुंठ वगैरह, कि जिससे वो डाइजेस्ट हुआ तो फायदा है, नहीं तो डायरेक्ट बीमारी है। ऐसा डायरेक्ट जो रिलेशन है आयुर्वेद का अग्नि से है, इसीलिए इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, एक इम्पॉर्टेंट बात आती है सर, आपने पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई से MD किया आपने, और एक सब्जेक्ट रहा आपका जड़ी बूटियों के बारे में। तो जड़ी बूटियाँ किस किस्म का रोल प्ले करती है? जड़ी बूटियाँ सर वो खुद जिंदा चीज़ है, वो तो हमें जीवन ही देने वाली है, इतना उसको महत्व है। और अभी जो हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, जड़ी बूटियाँ कम हो रही है, ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल का भी मार्केट देखेंगे तो आज चाइना सबसे एक्सपोर्ट में सबसे आगे है और इंडिया नंबर 2 पे है। और इंडिया को आयुर्वेद के ही नाम से पहले जाना जाता था। अंग्रेज हमारे देश में आने के पहले हमारे देश की मेन जो उपचार पद्धति थी वो आयुर्वेदी थी। तो इससे हम कैसे मुकर गए, ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आयुर्वेद तो ये नेचर से जुड़ा हुआ साइंस है। अगर हमें कोई बीमारी होती है तो उसका मेडिसिन भी नेचर में ही है। हमें खुली आंखों से, ओपन माइंड से हमें देखना है, समझ लेना है। ऐसा ये नेचर है। बीमारियां अगर तैयार होती है तो उसका रेमेडी भी नेचर में है। ऐसा ये साइंस है। उसी के ऊपर में ये सब पूरा डिस्कशन और जो ग्रंथ और लिखे गए हैं, द्रव्य गुण शास्त्र नाम का एक सब्जेक्ट होता है यूजी में, उसमें ये सब चीज़ का वर्णन है। तो और इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या कोविड के इसमें तो जैसा हमारे घर में तुलस होती है, हल्दी होती है, अश्वगंधा होती है, शतावरी होती है, सबसे बेस्ट इम्यूनिटी आंवला बोला गया है कि जो च्यवनप्राश का मेन कंटेंट है। ऐसी सुंठ है जिसको विश्व भेषज बोला गया है शुंठ को, यानी बहुत बहुत बड़ी मेडिसिन है वो। तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ है, एक एक चीज़ देखे। और एक सबसे एक अच्छा इम्यूनिटी बॉटल वो है गुड़वेल, गुड़ूची जिसको बोलते हैं। गुड़वेल सत्व भी आप भी सुना होगा कि रामदेव बाबा ने भी उन्होंने भी इसका गुड़वेल सत्व का भी बहुत सारा प्रचार प्रसार किया। अभी आयुष गवर्नमेंट ने भी गुड़वेल से बनी हुई जो शंशोमणि वटी है या गुड़ूची घन वटी है, ये बेस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन करके भी उसको प्रमोट किया गया है। तो ऐसी हर जड़ी बूटी है ऐसी नेचर की। कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है कि उसकी औषधि वैल्यू ना हो, लेकिन हमें उसको पहले समझना है और बाद में उसको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में 2 प्रकार की चीज़ें बताई गई है। एक है आहार द्रव्य जो हम सब्जियों में वगैरह बना के खाते हैं, दूसरा होता है औषध द्रव्य। लेकिन आहार द्रव्य कम ज़्यादा हो गया तो उतना अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मेडिसिन जो है कोई भी जड़ी बूटी वो आपने करीबी वैद्य की सलाह से ही लेना अच्छा है। क्योंकि पेशेंट की प्रकृति क्या है, कौन से स्टेज में है, ये सब जो बातें हैं। दोषादिना तु असमता अनुमाने लक्षित अप्रसन्न इंद्रिय पुरुषो कुशल भीषक, मतलब दोषों का क्या स्थिति है और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, यही डिसीज की शुरुआत है। इसलिए हर चीज़ जो आयुर्वेद में बताई गई है 2 तरीके से बताई गई है। एक तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए और दूसरा जो डिसीज का जो पोर्शन है, चिकित्सा स्थान जिसको बोलते हैं, वो डिसीज के हिसाब से अलग अलग मैनेजमेंट। तो अगर कोई भी व्यक्ति जब दवाखाने में आता है कि सर मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को मैं बीमार ही ना पड़ूं, इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा क्या है वो मेरे को करना है, ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे हेल्थ कॉन्शियस है और ये सही सोच है इसकी और ये सही डायरेक्शन में जा रहा है और इसी को बुद्धिमान पुरुष आयुर्वेद में बताया गया है। और बीमार होने के बाद में उसको कितना % ठीक कर सकते पहले जैसा ये बता नहीं सकते, कोशिश रहती है। इसलिए प्रिवेंशन को आयुर्वेद में हमेशा से महत्व दिया गया है और देना भी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर गाड़ी पंचर हो जाए तो वो तो निर्जीव चीज़ है, उसको तो ठीक कर सकते। और कोई एक्सीडेंट भी बड़ा हो गया तो अगर उसका हमें तो कंपनी दूसरी ही गाड़ी दे देती है, लेकिन शरीर का वैसे नहीं है। इसको अगर कभी पंचर हो जाए या कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो वो पहले जैसा उसको कितना हम % ठीक कर सकते हैं ये बता नहीं सकते, ये कोशिश ही रहती है। इसीलिए हर हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति ने, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर व्यक्ति ने अपने हेल्थ को सबसे इम्पोर्टेंस देते हुए ये चीज़ को देखना है, समझना है। क्योंकि बहुत सारे बात ऐसे हम बहुत सारी बार ऐसे जब ओपीडी में देखते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है। अरे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम हमारे शरीर को इतना चलाते हैं, घुमाते हैं, लेकिन उसको भी कभी रेस्ट, उसकी कभी सर्विसिंग, उसको कभी ओवर ऑयलिंग, जिसके भरोसे हम ये सब चीज़ कर रहे हैं। लंबे समय के हिसाब से हमें निरोगी जीवन जीना है तो आयुर्वेद ने शरीर को और निरोगी व्यक्ति को निरोगी रहने के लिए के हिसाब से ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए आयुर्वेद के जो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या वगैरह सब बेसिक चीज़ फॉलो करने के लिए बोला गया है। आयु कामय माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमाधर। आयुर्वेद का रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो व्यक्ति रहेगा वो कभी बीमारी नहीं पड़ेगा और लंबा निरोगी लाइफ उसको मिल सकता है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। जी, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा उठता सर, जैसे आपने कहा एक पेशेंट अगर आपके पास आता और बोलता मेरे को बीमारी ना हो इसलिए पहले ये प्रिवेंटिव मेजर्स बता दीजिए, एक अच्छी सोच है ये। अगर मैं आज स्वस्थ लग रहा हूँ तो क्या मैंने जाके अपना कोविड-19 के लिए टेस्ट कर लेनी चाहिए या फिर इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल और शंका पूछी है सर आपने। ये कोविड का जो प्रकरण चल रहा है इसको अगर हमें हराना है, इससे उभर के आगे निकलना है, तो मेरे को अगर कोई लक्षण नहीं है तो 2-3 तरीके से मैं ये सब्जेक्ट सोचता हूँ और समझता हूँ कि कोई जो व्यक्ति जो ऐसा है कि जो मतलब जिसका मन बहुत कमज़ोर है, बराबर, अगर उसको अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वो तो और चिंता में जाएगा। और बीमारी बढ़ने का सबसे जो बड़ा कारण है वो है चिंता। विषादो रोग वर्धना नाम श्रेष्ठ। तो उसको अगर कोई तकलीफ भी अगर नहीं हो रही है, कुछ भी सिम्टम नहीं है या तकलीफ नहीं है, तो उसने नहीं भी करेगा तो अच्छा ही है। क्योंकि एक बार उसको तकलीफ हो रही है,
कोई भी थोड़ी बहुत भी अपने को सिम्टम दिख रहे हैं तो उसने जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ भी तकलीफ नहीं है, रूटीन अच्छा है, तकलीफ कुछ नहीं है, ये डाउट है करके अगर कर रहा है, अगर डाउट है कर रहा है, अगर उसको वो चीज़ अगर पॉजिटिव निकल के तो वो तो चिंता से ही आधा जाने वाला है। और सर ये जो अभी जो इतनी सारी लोग इसमें बीमारियों में जा रहे हैं, खास तौर पे बड़े बड़े जो यूरोप के जो देश है, इतने सारे आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। आयुर्वेद का इसमें मानना है कि आधे कम से कम 50% लोग तो ये चिंता के कारण ही जा रहे हैं। और उनका जो ट्रीटमेंट है सभी पेशेंट को सेम दवाई, ऐसा आयुर्वेद में कदापि नहीं है। पेशेंट की ऋतु, प्रकृति, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख के उनको मेडिसिन देना चाहिए, ट्रीटमेंट देना चाहिए। और अपने भी देश में शुरुआत में भी वही हुआ कि पेशेंट की इच्छा अगर आयुर्वेद लेने की है या होम्योपैथी लेने की है तो उसको भी हम उसको मन के मार के हम कौन से पैथी की दवा, मतलब एक ही पैथी की दवा हमने क्यों देना चाहिए अगर पेशेंट का विश्वास ही नहीं। सबसे मेन होता है विश्वास अगर कोई भी पैथी के ऊपर अगर डॉक्टर के ऊपर है तो आधा पेशेंट तो उससे ठीक होता है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि मैंने ये टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप अगर मन से मजबूत है और सोचेंगे कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, या नेगेटिव आए या पॉजिटिव, हमें तो लड़ना है कोरोना के ये सब दौर से, तो आपने कर लेना चाहिए अगर आपके मन को अगर डाउट है। लेकिन आपको अगर कोई डाउट नहीं है तो आपको अगर कोई तकलीफ नहीं है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो करना चाहिए, क्योंकि 80% लोग इसमें असिम्टोमेटिक है, बराबर है। अगर रोज की भी 1 लाख अगर टेस्ट होती है तो 37 साल लग जाएंगे हमारे देश को सभी लोगों का टेस्ट करने के लिए। और बता नहीं सकते आज आपने टेस्ट करा लिया, आपका नेगेटिव भी आ गया तो जरूरी नहीं है कि आप कल उसका आपका वही नेगेटिव रहे और पॉजिटिव, तो हम कितना टेस्ट करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी से हम अगर इम्यूनिटी और बेसिक चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये कभी भी सबके लिए अच्छा है। जी, आयुर्वेदिक जैसे आपने कहा कि 5000 साल पुरानी एक साइंस है, और इसमें जिस किसी ने इस किस्म के ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वो काफ़ी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। खासकर मैं बुज़ुर्गों की बात कर रहा हूँ कि कई सारे बुज़ुर्गों को देखा मैंने 70-80 साल के हो गए लेकिन अभी भी सीधा चलते हैं, या उनके बाल काले ही है, सफ़ेद नहीं हुए, या उनकी स्टेमिना कही है, ये भी अच्छा। तो आयुर्वेद जो है वो इन चीज़ों को कैसे सक्सेसफुली सॉल्व करता है, जैसे बाल न पकना, सीधा चलना, हड्डियों में जान। तो सर ओल्ड एज में उनका जो एज है वो वात प्रधान एज है, और इस एज में रोज़ अभ्यंग किया जाए, सही समय पे उनकी उठने की आदत जिसको दिनचर्या बोलते हैं, सही समय पे खाने में घी है, दूध है, छाछ है, ऐसी जो चीज़ें हैं जो अपने डाइजेशन को ना बिगड़ने दे, और अपने प्रकृति के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से जो ऋतुचर्या बताई गई है, हर ऋतु में अलग अलग डाइट आयुर्वेद में बताया गया है। ऋतु संधि जो होता है, एक ऋतु से अगर हम दूसरे ऋतु में जब जाते हैं तो 15 दिन का ये जो समय होता है वो थोड़ा सा खराब समय होता है, बीमारी के लिए प्रोवन सीजन होता है। तो हमें जो चेंज है धीरे धीरे उसमें लाना चाहिए। वो समझने के लिए उन व्यक्तियों ने नज़दीकी कोई अच्छे डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनसे सलाह लेके ये सब समझना चाहिए, क्योंकि ये भी एक पूरा टॉपिक, एक पीरियड का ही ये टॉपिक है ऋतुचर्या। अभी कोविड के इसमें हम देखेंगे तो वसंत ऋतुचर्या जो बोली गई है आयुर्वेद में, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो ये तुरंत उसमें लागू हो जाती है, क्योंकि उसमें गर्म पानी पीना, क्योंकि वो कब का समय है, गर्म पानी पीना चाहिए। जो आयुष गवर्नमेंट ने जो काढ़ा बताया गया है, अदरक, लवण, सूंठ, दालचीनी का वगैरह, वो भी हमने दिन भर लेना चाहिए। तो एक वसंत ऋतुचर्या जो है उसमें आसा वरिष्ठ का सेवन भी बताया गया है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं खाना है कि जो डाइजेस्ट होने के लिए हेवी हो, लघु आहार ले, हल्का आहार ले और समय पे ले। और ओल्ड एज में भी ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, उन्होंने अगर ये बेसिक चीज़ें अगर संभाली तो बहुत ही अच्छा है। और योगासन प्राणायाम है, अभी हमने जो डिस्कस किया अभी तक, कि ये सभी चीज़ों को अगर वो अपने रूटीन में लगते हैं, और सबसे जो मेन है कोई भी चीज़ की चिंता ना करना, और सभी लोगों से, दोस्तों से, पुराने दोस्तों से फ़ोन पे, मोबाइल पे बातें करना, ये सब जो चीज़ें हैं मन को शांत रखने वाली, मन को शांति देने वाली, अपना जो हॉबी है उसमें अपना जो टाइम है वो लगा के रखना, ताकि समय कैसे गुजरे ये नहीं समझना, आध्यात्मिक ग्रंथों का वाचन करना, ये सब चीज़ें अगर करते हैं ओल्ड एज में तो मैं ऐसे समझता हूँ कि ये जो कठिन दौर है आसानी से गुजर जाएगा और हम इसमें ज़रूर जीतेंगे। जी, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा आता है सर कि कई सारे घरों में कुछ कुत्ता, बिल्ली, तोता, इस किस्म की पक्षियाँ, प्राणी पाल लेते हैं, तो इनसे कोविड हमारी तरफ आ सकता है, नंबर 1। और मैन करियर है या साइलेंट करियर एनिमल है? बराबर है
सर अभी आजकल के दौर में बम्बई जैसे सिटी में तो आदमी भी को भी रहने को जगह नहीं है, और ये तो इतना कठिन दौर है कि हम कितनी भी, अभी देखो इतने सारे डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी ये सब चीज़ों में लगा गए और वो उनका कोई दोष नहीं है तो भी वो बेचारे पॉजिटिव आ रहे, तो हम वो प्राणी को कितना ये रख सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वायरसेस इतने हैं कि वो किधर से भी प्रवेश अपने इसमें कर सकते हैं। तो अभी के दौर में कोई भी प्राणी अपने करीब में रखना आयुर्वेद को तो मान्य नहीं है ना सम्मत है, इसलिए ये जो चीज़ें हैं प्राणियों को पालना अभी के लिए ठीक नहीं है। जो अध्यात्म का जो सब चीज़ है उसमें गाय रखना बहुत अच्छी चीज़ बोली गई है, और इसमें जो सभी गाय की जो सभी चीज़ें हैं वो बहुत ट्रीटमेंट में भी और रसायन द्रव्यों में भी श्रेष्ठ वाला है। क्षीर घृताभ्यासो रसायन नाम श्रेष्ठ, मतलब बेस्ट रसायन में आयुर्वेद में जैसा च्यवनप्राश कहा गया है वैसे भी दूध और जो गाय का घी है वो सबसे बेस्ट रसायन बोला गया है। लेकिन आप एक क्यों दूरी रखेंगे फिलहाल के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। और कुत्ता जैसा कोई भी प्राणी हमने घर में अगर इस दौर में रखेंगे तो वो एक रिस्की चीज़ है, ऐसा मैं समझता हूँ सर। जी सर, समय समाप्त हो रहा है, एक मैसेज अगर आपका मिल जाए पब्लिक के लिए तो क्या रहेगा? भारतीय लोगों को और अपने सरकार को भी ये इसके कठिन दौर में मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भारतीय लोगों को आयुर्वेद और योगा जैसा शास्त्र जो हमारे देश का शास्त्र है घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रूल रेगुलेशन हमारे भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने जो दिए हैं उसको हम फॉलो करें, हमारा रूटीन अच्छा रखे, दिनचर्या अच्छी रखे, हमारा हाजमाना ठीक हो, बेसिक चीज़ें अच्छी रखे, हमारी सोच अच्छी रखे, तो हम ये कठिन दौर को आसानी से पार कर लेंगे और कोरोना को निश्चित हरा सकते हैं। और इस आयुर्वेद को और योग को ये सबसे बेस्ट और अच्छी चिकित्सा पद्धति है। आने वाले समय में इसका डाटा भी धीरे धीरे आएगा, मैं ऐसा समझता हूँ। और ये जैसा आज योग इंटरनेशनल लेवल में फेमस हो गया वैसे ही आयुर्वेद भी इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, और आयुर्वेद के माध्यम से हमारी देश की इज्जत और हमारा देश का सभी चीज़ें अच्छी होंगी। और इसी हिसाब से हम ये सब्जेक्ट को देखना चाहिए, समझना चाहिए। आपको अगर डिटेल में अगर जानकारी हो ना तो बहुत सारे जो लेक्चर्स है अलग अलग टॉपिक के ऊपर, दिनचर्या हो या ऋतुचर्या, तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आपने देखना चाहिए। और एक नाम मैं लेना चाहता हूँ, एक राजीव जी दीक्षित भी एक बहुत बड़ा व्यक्ति, स्वदेश प्रेमी हमारे देश में होके गए। वो डॉक्टर ना होते हुए भी आयुर्वेद के क्षेत्र में जो काम किया उन्होंने, ना एक आधे डॉक्टर ने किया, तो उनको भी आप हिंदी में उनके बहुत सारे राजीव दीक्षित mp3.com पे उनके लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। आयुर्वेद को आसान तरीके से लोगों को समझाने का भी उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है। तो इस बहाने इतना मैं चीज़ बोल के आपका मैं सबका विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर।